285 285 की चर्चा हम कर रहे हैं, जहां पे कि एनडीए ने 114 सीटों पे जीत हासिल की थी और विपक्ष ने इनसे ज्यादा 171 सीटों पे जीत। पंजाब में स्कोप कम है, जिस तरह के अभी हालात है। केरल में स्कोप कम है, तो जो स्कोप है सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में है। और इसीलिए बार बार तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने दौरे भी किए हैं और तमिलनाडु में बीजेपी का जैसा भी कैंपेन चल रहा है बड़ा एग्रेसिव चल रहा है। कांग्रेस की जो वर्चस्व है केवल 200 सीटों के ऊपर उनकी बीजेपी के साथ लड़ाई होती करीब। अब बाकी जो 343 सीटें हैं वो बहुत बड़ा नंबर है और उनमें सभी में रीजनल पार्टियों का बोलबाला है। ऐसा लग रहा है कि देश में परसेप्शन चेंज करके ये राजनीति की जा रही है कि जीत तो हो ही गई है साहब, अब कितनी बड़ी होगी उस पर बात की जाए। चुनाव मतलब से 3 बातें हैं, वादे, दावे और इरादे। जो वाजपेयी जी के समय में बीजेपी ने गलती की थी फ्री मार्केट की तरफ जाकर, उसमें नरेंद्र मोदी बहुत धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं। इन 3 कंडीशनों पे यदि एनडीए खरा उतरता है 400 छू सकते हैं, नहीं उतरता नहीं छू सकते। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। इस वीकली शो में हमारी कोशिश ये है कि 2024 के इलेक्शंस को अभी से समझा जाए, खास तौर पर तब जब काफी सारी प्रेडिक्शंस हो रही हो। 370 या 400 की जो थ्योरी है जो बीजेपी की तरफ से कही गई है, फ्लोट की गई है, उसको लेकर प्रदीप सर ने कई सारी बातें कही हैं। आज इस कार्यक्रम में वो हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर साहब भी हमारे साथ हैं। मैं प्रदीप सर आपसे ही बातचीत की शुरुआत करता हूं। आपने जो कहा है उसमें 3 पॉइंट्स मेजर हैं, अगर हम एक एक करके समझते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपने जो बड़ी बात कही है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि अगर मैं अपने दर्शकों को शुरुआत से बता देता हूं कि 4 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, जहां 2019 में 101 में से बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। दूसरी बात यह है कि 210 सीटों पर एनडीए को 198 सीटों पर जीत मिली थी, यानी कि सैचुरेशन था, मैक्सिमम था। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण की जो बाकी 285 सीटें बची उसमें एनडीए 114 पर जीती थी, बल्कि 171 पर हार गई थी। यहां से अगर कुछ गेन होता है तब बात बनती है। आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं कि आखिर जो है 370 का आंकड़ा या 400 के पार का आंकड़ा जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसकी शुरुआत होती कहां से है? हम कोई भी तरह का प्री पोल या प्री पोल प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। अभी जो ये विषय सामने आया कि एनडीए की 400 सीटें और बीजेपी की खुद की 300 सीटें, जो कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा, उन्होंने ये टारगेट रखा और उम्मीद जताई ये जीत सकते हैं। तो उसके चलते सभी तरफ से, चूंकि हम लोग एग्जिट पोल के लिए जाने जाते हैं, पोल प्रेडिक्शंस एग्जिट पोल के जरिए से करते हैं, तो सभी कॉर्नर से हर आदमी मुझे पूछ रहा है कि प्रदीप ये 400 सीट हो सकती है क्या एनडीए की, क्या ये जीत सकते हैं क्या? तो इसका जवाब देते देते, ऑब्वियसली इतना बड़ा कंट्री है, लोकसभा इलेक्शन है, तो इतना आसान और सिंपल नहीं हो सकता। तो इसका आकलन करते हुए मैंने ये संभावनाएं जताई कि यदि ये 400 कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एनडीए के लिए, तो ये किन किन परिस्थितियों में संभव है। तो ये 3 परिस्थितियां बनती हैं ऐसी, जिसको आप 3 कंडीशन भी कह सकते हैं कि यदि तीनों पे बीजेपी खरा उतरे तो संभव कि एनडीए 400 का आंकड़ा क्रॉस कर पाएगा। तो 3 सिंपल परिस्थितियां हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं, करीब 12 राज्य, जहां पे कि 210 सीटें हैं और जिनमें बीजेपी ने पिछली बार 197 सीटें जीती थी यूटीज मिला के, और 13 विपक्ष ने जीती थी। यानी कि स्ट्राइक रेट की बात करें क्रिकेट की एनालॉजी में तो 94%, 94% स्ट्राइक रेट था। तो ये सैचुरेशन पॉइंट पे था, जैसे मिलिंद जी ने बताया। तो अब इसके बाद बीजेपी का और अच्छा करना, क्या अच्छा कर लेगी? 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये 12 राज्य हैं जो कि जस्ट तेजी से मैं बोल के बता दूं: बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। इनमें 12 में से 8 तो ऐसे हैं जहां पे कि बीजेपी ने 100% सीटें जीती थी, यानी 50 सीटें जीती थी। तो अब यहां तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो बट 400 का लिहाज की बात करें तो ये जरूरी है बीजेपी एनडीए के लिए कि ये स्ट्राइक रेट को उनको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि इन 97 के सीटों के आसपास सीटें तो जीतनी ही पड़ेगी। 400 का आंकड़ा, यानी करीब आधी सीटें यहां से आ रही है, बोलचाल की भाषा में 400 में से 200 सीटें यहां से आ रही है।
उसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि 16 राज्य और यूटीज हैं जहां पे कि 285 सीटें, 543 से 210 का आंकड़ा पहले हमने चर्चा कर ली। अब 285 285 की चर्चा हम कर रहे हैं, जहां पे कि एनडीए ने 114 सीटों पे जीत हासिल की थी और विपक्ष ने इनसे ज्यादा 171 सीटों पे जीत हासिल, जिसको हम आज इंडिया अलायंस कह सकते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट था एनडीए का 40% था। नेचुरली 60% सीटें विपक्ष ने जीती थी। अब यदि 400 का आंकड़ा छूना है तो यहां पर ही गुंजाइश है, जो एल्बो रूम कहते हैं अंग्रेजी में, गुंजाइश है तो यहीं पर है। क्यों? क्योंकि पिछले बार एनडीए ने 352 सीटें जीती, यानी 400 एनडीए, जिसमें कि शिवसेना भी थी और जेडीयू भी थी और अकाली दल भी एनडीए का पार्ट थे और एआईडीएमके भी थी तमिलनाडु में, एक सीट उनको मिली थी। ठीक है, तो अब परिस्थिति यह है कि एआईडीएमके फिलहाल अभी साथ में नहीं है, आगे क्या होगा अभी देखा जाएगा। अकाली दल एनडीए के साथ नहीं है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। शिवसेना दो भागों में बढ़ चुकी है, आधी शिवसेना कह सकते हैं कि एनडीए में है, आधी इंडिया अलायंस। और चौथी बात, जेडीयू जो अभी अभी पिछले 15 दिन पहले नीतीश कुमार जी घर वापसी हो गई उनकी एनडीए में, तो इन सीटों पे 40% के स्ट्राइक रेट की जगह 57% ले जाना पड़ेगा। यहां से उनको करीब करीब 61 सीटें जीतनी पड़ेगी, जो कि 400 का आंकड़ा छूने के लिए जरूरी 61 सीटें एक्स्ट्रा, कहने का एक्स्ट्रा सीटें, जो 114 आज है उस आंकड़े को 162 तक ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि पहले 352 से वो 48 सीटों का तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ चाहिए ना। वो ये राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश, एनडीए ने 64 सीटें जीती थी 80 में से, यानी यहाँ 16 की गुंजाइश एल्बो रूम उत्तर प्रदेश। बंगाल, बड़े राज्य की बात पहले कर रहे हैं, 42 में से 18 सीटें जीती थी, यानी बहुत बड़ा 24 का एल्बो रूम यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में 39 में से केवल एक एआईडीएमके ने सीट जीती थी, यहाँ बहुत बड़ा एल्बो रूम है। लेकिन सवाल है कि एनडीए पहले तो गठबंधन होगा एआईडीएमके के साथ कि नहीं होगा, और यदि होगा तो क्या परिस्थितियां बनेंगी और कितना ऊपर या नीचे जाएंगे। यहाँ बीजेपी के खाता नहीं खुल पाया था पिछली बार गठबंधन के साथ। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें जहां पे कि बीजेपी या एनडीए जीरो था। क्षेत्रीय पार्टियां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, चंद्रबाबू की पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एल्बो। लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ पे बीजेपी का वजूद है और क्या बीजेपी गठबंधन कर पाएगी इनमें से किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ। यदि कर पाती है तो एनडीए बनता है, नहीं कर पाती नहीं बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं केरला, यहाँ पे भी जीरो सीट, केरला की 20 सीटों में से जीरो सीट। तो यहाँ पे तो एनडीए की ज्यादा कोई गुंजाइश है नहीं। जो दूसरी विपक्षी पार्टी है वो खुद ही एनडीए अलायंस का पार्ट है, लेफ्ट और कांग्रेस की पार्टी जो मेजर पार्टी है केरला के अंदर। फिर पंजाब है, फिर असम है, फिर तेलंगाना में 4 सीट जीती थी, टोटल सीट 17 है, यहाँ पर भी रूम बनता है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि इन 285 सीट में से पिछले बार 114 जीते थे, अभी 400 का आंकड़ा छूना है, तो इन 285 में से कम 162 सीट जीतनी जरूरी है। और उसका स्ट्राइक रेट जो पहले 40% था, अब उसको 57% पे ले जाना जरूरी है। और इन सब के साथ तीसरी और अहम कंडीशन है, वो खास है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में इसलिए अलग से उसको दिखाया गया है क्योंकि वहां की स्थिति विचित्र है कि शिवसेना के भी 2 फाक हो गए और एनसीपी के भी 2 फाक हो गए। तो ये हम कह सकते हैं कि पहले एनसीपी और कांग्रेस 2 पार्टियां, शिवसेना बीजेपी 2 पार्टियां, तो 2:2 की लड़ाई होती थी जब बीजेपी ने 48 में से एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थी। अब आधी आधी हो गई है, तो 2.5 इधर आ गया और 1.5 जो है उधर है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि 75% सीटों के लिहाज से, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी सीटों की गणना करते हुए इनको मुख्य पार्टी माना और उनका जो चुनाव चिन्ह शिवसेना और एनसीपी का, वो इन्हीं घटक दलों के साथ दे दिया, अजित पवार एनसीपी और शिंदे सेना शिवसेना।
तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर भी 41 का आंकड़ा मेंटेन करना पड़ेगा 400 में से। तो ये पूरा का पूरा लब्बो लिबाज है जो कि हमने गणना करी है। यदि 400 होगा तो इन 3 कंडीशनों पे यदि एनडीए खरा उतरता है 400 छू सकते हैं, नहीं उतरता नहीं छू सकते। मिलिंद सर, जिस तरीके से प्रदीप सर ने इसको एलोबरेट किया है पूरी गणना को, मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अभी के लिहाज में, खास तौर पर जब एक सर्वे भी सामने आ चुका है MOTN का इंडिया टुडे के साथ, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो गणना है वो इतनी आसान तो नहीं है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, इंडिया गठबंधन में तोड़फोड़ भी जारी है, वहीं इंडिया गठबंधन में मजबूतियां भी आ रही हैं। नहीं, देखिए, प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से तीनों सिनारियो दिखाए हैं और मैं उनके डिस्क्लेमर में एक और चीज बता देता हूं। जो प्रदीप जी ने बताया है कि देखिए ये कोई सर्वे नहीं है, ये सिनेरियो बिल्डिंग की है प्रदीप जी ने, कि ये 3 सिनेरियो बनते हैं तब जाके 370 के पार या 400 के पार जा सकते हैं। पर मैं बार बार एक ही बात हर साप्ताहिक सभा में ये कह रहा हूँ अविचल, कि पहले तो ये बात हो रही थी जब इंडिया गठबंधन बना था 6 महीने पहले, कि भाई कैसे 272 या 73 से पहले ही हम रोक लेंगे इंडिया को। अब बात ये हो रही है कि हम उनको 400 नहीं जाने देंगे या 370 नहीं जाने देंगे। तो ये चुनाव मतलब अब एक तरह से इसमें बहुमत किसको मिलेगा, ये इंटरेस्ट ज्यादा कि क्या बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी या एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी, ये रह गया है, या कांग्रेस ने जो पिछली बार की अपनी जो टैली प्राप्त की थी वो रह गया है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब एक तरह से अब सिर्फ ये एक बड़ा मैंडेट मिलता है या छोटा मैंडेट मिलता है, इतना ही मामला है। इसमें जो 3 सिनेरियो प्रदीप जी ने पेश किए हैं, मुझे लगता है, और हमने पिछले हफ्ते भी अविचल इस पर बात की थी, कि जी इसमें बिहार और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र मिला के ही मेरे ख्याल से 82 सीटें इन्होंने जीती थी पिछली बार, 82 या 81 सीटें जीती थी 88 सीटों में से। तो वो मेंटेन करना, जो प्रदीप जी ने कहा कि वो मेंटेन करना है, तो अभी तक जो हमने देखा है कि बिहार में तो एक तरह से डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर लिया है नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींचकर। तो अगर जो पहले का आकलन था कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो शायद अगर होगा भी तो वो कुछ कम होगा। महाराष्ट्र की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो 370 से पार या 400 के पार, हर हफ्ते हम एक ही बात रिपीट करते हैं कि ये बहुत हद तक निर्भर करेगा बिहार पर और महाराष्ट्र पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कोई सीटें और गेन करने में दिक्कत आनी चाहिए। जिस तरह की अभी स्थिति नजर आ रही है, खास करके विपक्ष बटा हुआ है, मायावती अलग लड़ेगी, कांग्रेस और समाजवादी एक लड़ेगी। तो कुल मिला के जो तीसरा सिनेरियो था महाराष्ट्र वाला, वही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये जो 370 या 400 के पार वाले नारे में। जी प्रदीप सर, आपने सब कुछ बताया और उसमें खास तौर पर 285 वाला जो आंकड़ा बताया, उसमें पिछली बार एनडीए ने 114 जीती थी और 171 जो है वो जीता था विपक्ष ने। और आपने कहा कि अगर 160 प्लस जाते हैं तब कोई बात बन सकती है। अभी इंडिया टुडे का MOTN का जो सर्वे आया है उसमें अगर ओडिशा की 21 और क्या कहते हैं पूर्वोत्तर के जो 11 पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें 11 सीटों को छोड़ दें तो जो कमी बेसी पड़ रही है उस हिसाब से वहां पर 141 सीटें जीत सकता है एनडीए। आप सिनेरियो बता रहे हैं, उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं, मैं इसको भी क्लियर करूं। देखिए, जैसे मिलिंद जी ने भी बताया कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम 11 और बाकी 14-25 सीटें आती हैं टोटल उस 8 स्टेट से, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहते हैं, उनमें एल्बो रूम, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने असम अकेले में 9 सीटें जीती हैं, त्रिपुरा के अंदर दोनों सीटें जीती, तो 9 और 2 11 सीटें ये प्योर बीजेपी की हैं और कुछ सीटें हैं एनडीए की जो अलाइंस है उनके। तो कहने का मतलब वहां भी 1-2 सीटों से ज्यादा की कोई गुंजाइश फेरबदल नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा कि 25 में से 25 सीटें, सर्वे ने भी जो आपने MOTN की चर्चा करी उसमें ये सर्वे ने भी नहीं बताया कि 25 में 25 सीटें जीत जाए। तो वहां से ज्यादा देखिए, खेल जो होगा ना, जब बड़े नंबरों की 48 नंबर शॉर्ट है, आप ये जान लीजिए। पिछले बार 352 थी, अब हम 400 की बात कर रहे हैं। और भी सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ, सीटों का खेल की बात हो रही है। सवाल है कि ये 1-2 1-2 2-4 से 8 ही सीटें आएंगी, फिर भी 40 बाकी है। बात को फिर भी 40, सवाल है कि ये 40 सीटें कहां से? ये आपकी बात मैंने मान लिया, 1-2 1-2 1-2 और बहुत सारे उड़ीसा में भी जोड़ लीजिए, जो MOTN ने वहां पे शायद 12 बताई है, तो 4 जोड़ लीजिए। कुल मिला के बात ये हुई कि यदि 40
48 सीटें टोटल आनी है। जब तक किसी बड़े स्टेट के अंदर घुसपैठ नहीं होगी, उसमें बड़ा स्टेट एल्बो रूम के लिहाज से तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ये चारों मिलके 100 सीट से ऊपर होती है, जहां बीजेपी या एनडीए की 2-4 सीटें। तो अब एल्बो रूम आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। लेकिन यहां तकलीफ यह है कि बीजेपी को अपना वर्चस्व और वजूद यहां अभी शुरुआत करनी है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। पंजाब में 2 सीटें जीती थी और 2 अकाली की भी मान लीजिए तो 4 ही होती, 1 सीट वहां जीती थी तमिलनाडु में। अब 4 और 1 5 सीट है और सामने बात कर रहे हैं आप 100 सीटों की, तो 95 का इतना बड़ा एल्बो रूम है, इसको देखना जरूरी है। और साथ में महाराष्ट्र जो कि 48, यानी इन 150 सीटों के ऊपर पूरा लब्बो लबाचता है। और मेंटेन तो रखना है, जो पिछले बार का था, कोई बहुत बड़ी सरकने की उम्मीद वहां भी देखनी पड़ेगी। जो 210 सीटें वो हम मान के चल रहे हैं तो इंटैक्ट है, वहां भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि 2-2 सीटें भी सरकनी चालू हुई तो 12 स्टेट से 24 सीटें हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई राह इतनी आसान है, या ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कि आसान होती तो चर्चा नहीं कर रहे होते, और मुश्किलात होती तो वो भी नहीं चर्चा कर रहे होते। तो कहने का मतलब इन 100 सीटों पे जो मैंने बताया, बहुत बड़ा एल्बो रूम है, तो वहां पर देखने वाली बात है। हाँ मिलिंद सर, मैं इस पर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आपने एक बार इसका जिक्र भी किया था कि जिस तरीके से जो एल्बो रूम प्रदीप जी बता रहे हैं, उसमें आपने कहा था कि प्रधानमंत्री देखिए लगातार साउथ के दौरे कर रहे हैं और कई सारी चर्चाएं भी हैं कि एक चुनाव वो एक सीट पर चुनाव वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं, बनारस के अलावा। जो जिक्र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, क्योंकि वहाँ पर ही एल्बो रूम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वहीं से कुछ गेन की उम्मीद की जा सकती है, चांस बनाए जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जो प्रदीप जी ने कहा ना, जो 100 सीटों का इन्होंने बात की है प्रदीप जी ने, तो उसमें देखिए पंजाब में स्कोप कम है जिस तरह के अभी हालात है, केरल में स्कोप कम है, तो जो स्कोप है सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में है। और इसीलिए बार बार तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने दौरे भी किए हैं, और तमिलनाडु में बीजेपी का जैसा भी कैंपेन चल रहा है बड़ा एग्रेसिव चल रहा है। तो अब होगा क्या, ये अलग बात है, क्योंकि सर्वे कह रहा है कि सारी सीटें वापस डीएमके जीत जाएगा, पर ये एल्बो रूम वहां मौजूद है। और दूसरा जो बात है कि महाराष्ट्र की जो सीटें वो रिटेन करनी पड़ेंगी, और अब वो रिटेन होती है या नहीं होती है, यही मेरी नजर में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं अभी चल के, महाराष्ट्र को लेकर हम बात कर रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र में कोई मतलब बारामती की सीट तक बीजेपी नहीं छोड़ रही है। वहां ये बात हो रही है कि मतलब बारामती की सीट मतलब शरद पवार की अपनी सीट रही है, उनकी बेटी जीती रही है, तो वो मतलब एक एक सीट की मार हो रही है। तो वो एक एक सीट को खींचने के लिए बीजेपी ने या एनडीए ने पूरा जोर लगा रखा है कि भाई अजित पवार, यहां तक चर्चा हो रही है कि उनकी पत्नी मैदान में उतर जाएगी उस सीट को जीतने के लिए, या मान लीजिए अशोक चौहान जो है उनके बेटे को लड़वाया जाएगा नांदेड़ से। तो एक एक सीट के लिए बीजेपी लड़ रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोशिश नहीं कर रही है। जब आप कमलनाथ का जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश में, भले वो एक सीट थी, लेकिन ये लगता है कि ये सीट भी अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर कमलनाथ या उनके बेटे इधर आ जाते हैं तो वो श्योर शॉट हम जीत जाएंगे। तो ये जो 400 वाली प्लानिंग चल रही है, इसमें एक एक सीट की जोड़ हो रही है। लेकिन जैसे प्रदीप जी ने कहा, कि प्रदीप जी ने बात सही कही कि भाई अगर जब तक जहां से या तो बंगाल से आप और सीटें ले आइए, बड़ा स्टेट है, वहां स्कोप आपके पास है, या मान लीजिए आप तमिलनाडु से ले आइए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब आपने रिटेन किए, बिहार में भी रिटेन किए, तो वो वही नंबर होगा जो आपको पिछली बार 350 तक ले गया था। तो जो एक्स्ट्रा 50 सीटें हैं, इसलिए ये जो बड़े प्रदेश है जैसे तमिलनाडु हुआ या मान लीजिए बंगाल हुआ, वहां पर स्कोप बनता है। 60 प्लस जो है सीटें आपको चाहिए होंगी, या 50 भी अगर होती हैं तो भी ये बात बनती दिखेगी। लेकिन इसके लिए एल्बो जो है वो साउथ में है, या फिर ऐसी जगह पर है जहां पर लगभग सैचुरेशन हो चुका है। मिलिंद सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जैसे कि बारामती की सीट है, छिंदवाड़ा है, एक एक सीट पर जो है वो गणित गुणा भाग लगाए जा रहे हैं कि कुछ भी ना छोड़ा जाए। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हर बार साप्ताहिक सभा में और हर बार जरूरी तरीके से वो मेरे को भी बोलते हैं कि देखिए इसमें नैरेटिव कितने बड़े तरीके से चेंज हुआ है कि यहाँ पर बहुमत की बात नहीं की जा रही है कि कौन जीतेगा। ऐसा लग रहा है कि देश में परसेप्शन चेंज करके ये राजनीति की जा रही है कि जीत तो हो ही गई है साहब, अब कितनी बड़ी होगी उस पर बात की जाए। मैं 2 चीजें और प्रदीप जी आपसे पूछना चाहता हूं इसमें, कि ये जो चेंज हम देख रहे हैं, जो कि कहां तो बहुमत के लाले पड़ रहे थे ऐसा कहा जा रहा था, और अब 300 या 400 की बात हो रही है, तो ये परिवर्तन ऐसा क्यों हुआ? पिछले आप कह सकते 3-4 महीनों में हुआ, खास करके सितंबर के बाद हुआ।
तो उसके लिए आपको क्या फैक्टर नजर आता है, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी सर्वे किए थे, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार आपने बीजेपी के तो सिनेरियो बना दिया, लेकिन कांग्रेस पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उसको, क्या उतना मिल पाएगी? उसके लिए क्या करना? ये मेरे दो सवाल हैं। नहीं, बहुत अच्छा मिलिंद जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि 400, और हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किस पार्टी को मैंडेट मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है, जब आप डेमोक्रेसी लोकतंत्र में या चुनाव में जाते हैं तो कम से कम दो पक्ष होते हैं जिनके बीच मुकाबला होता है। अब आप जो विपक्ष का सिनारियो है, जो एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है जो कि कांग्रेस है, और उसने कोशिश की, कांग्रेस की जो वर्चस्व है केवल 200 सीटों के ऊपर उनकी बीजेपी के साथ लड़ाई होती करीब करीब। अब बाकी जो 343 सीटें हैं वो बहुत बड़ा नंबर है, और उनमें सभी में रीजनल पार्टियों का बोलबाला है। यानी आप ये मानिए कि 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, जिसमें 403 सीटें आप मानिए कि असेंबली की, उसमें कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल हम बात कर रहे हैं, देश में 543 में से 80 सीटें यहां से आती है, वहां पे 2% वोट शेयर, और दो सीटें असेंबली में, 403 में से दो। बिहार 40 में से एक सीट ही कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी। अब इतने बड़े बड़े राज्यों को अब जब लेंगे आप, 48, महाराष्ट्र के अंदर 42, बंगाल के अंदर 90 सीटें दोनों की मिला दें तो, अब 90 सीटों में से यदि आप 2 सीट जीतते हो, बंगाल में 2 और महाराष्ट्र में 1, 3 सीट जीतते हो, तो विपक्ष नजर नहीं आ रहा। तो जब नजर ही नहीं आ रहा, और ये चुनावी आंकड़े कह रहे हैं, ये हमारा किसी का भी सर्वे या प्रेडिक्शन नहीं कह रहा, ये आपका परफॉर्मेंस निकट इतिहास में जो सामने आया है, हम उस सब की चर्चा कर रहे हैं। तो जब तक आप बोलते हैं ना रिंग में जा रहे हैं, कोई रेसलर, 2 रेसलर लड़ाई लड़ने रिंग में जा रहे हैं, तो आपका पिछला परफॉर्मेंस उसी को तो ना देखा जाएगा, और उसी के बेसिस पे हम, आप और सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 लोकसभा 14 और 19 में 50 और 48 सीटें आने के बाद कांग्रेस ने, जो आज कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जो कोशिशें करनी चाहिए थी और जिस जगह पे पहुंचना चाहिए था, उसमें ये कह सकते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में उनने बहुत अच्छी कोशिश की। और चूंकि वहां बीजेपी रिलेटिवली, दोनों जगह पे रिलेटिवली, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, दोनों जगह पे विपक्ष मेन पार्टी कर्नाटक में तो बीजेपी ही थी, और यहाँ पे तो बीआरएस थी तेलंगाना में। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, तैयारी करते दिखेंगे नहीं, और उस तैयारी को प्रूफ नहीं करेंगे, जिसको हम पीओसी कहते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम सब इन बातों को करने के लिए मजबूर हैं कि बीजेपी या एनडीए की तो जीत नजर आ रही है, सवाल है कितनी बड़ी या कितनी छोटी। अगर इस तरीके से देख लें कि अगर मैं गुणा लगाऊं या भाग लगाऊं या हिसाब किताब लगाऊं, तो इसमें उत्तर प्रदेश प्लस बिहार प्लस बंगाल और प्लस महाराष्ट्र, ये सीटें 210 सीटें हो जाती हैं, और 210 में आपका हिसाब किताब बिल्कुल बेकार है। पार्टी की भी बात कर ले, है ना, समाजवादी की पार्टी की भी बात कर ले, उत्तर प्रदेश में तो आप देख पा रहे हैं कि 5 सीटें थी। बीएसपी क्योंकि अलग लड़ रही है चुनाव, तो एक वोटों का विघटन होगा। इसकी बात कर ले, आरजेडी दिख रही है, लेकिन 40 में से आपने 39 सीटें एनडीए जीत गई। कांग्रेस के साथ साथ आप आरजेडी की भी बात कर लीजिए, तो 80 सीटें वहां और 40 सीटें हैं, 120 सीटें ये हैं, और 90 सीटें यहाँ हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि भाई, आपकी जो स्ट्रेटेजी है विपक्ष की, आप भाई जनता को ये चाहिए कि आप उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, क्या आप प्रॉमिस प्रोजेक्शंस भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब आप वोट मांगने जा रहे हैं तो आपको एक रोड मैप दिखाना पड़ेगा। ये कोई रोड मैप नहीं है कि हमको मोदी को अनसीट करना है, बीजेपी को बाहर निकालना है, वगैरह वगैरह। ये तो नेगेटिव है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं भाई, कोई निकले कोई जाए। उसको ये देखना है कि उनके जीवन में आप क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, आज क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए कौन उपयुक्त है, उसका वो चुनाव और निर्णय करेंगे।
ये ऐसे ही चुनाव होते हैं सारे। हमेशा मैं यही कहता हूं, एक ही बात, चुनाव मतलब सिर्फ 3 बातें हैं, वादे, दावे और इरादे। आप बता दीजिए क्या वादे कर रहे हैं अब विपक्ष वाले, और जो सरकार में इनकम्बेंट है आप बता दिए आपने पिछले 5 साल में क्या किया है, और इन दोनों के आकलन करते हुए जनता अपने इरादे बताती है। यही चुनाव होते हैं कहीं पर भी, और क्या चुनाव होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आपने फ्लोट किया है, वादे, दावे और इरादे। पक्ष, विपक्ष और जनता, यही 3 अभिन्न अंग हैं चुनाव के, और तो क्या होना है। और जैसे कि मुलायम सिंह कहते थे, चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये जो है चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा है कि दावे, वादे और इरादे। प्रदीप जी की बात को मैं सिर्फ इतना जोड़ के बात खत्म करना चाहता हूँ कि जी। देखिए, अभी जो हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपके पास प्लान क्या है। आपके पास प्लान किया कि आप सेकुलर है और दूसरी पार्टी हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है, तो ये तो चलिए एक डिफरेंशिएटर है आपका, ये आप दावा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो जीवन में बदलाव की बात प्रदीप जी ने कही ना, तो जो वेलफेयर पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी अब तक मनरेगा के नाम पर या और तरीकों से, उसको नरेंद्र मोदी ने और बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया। तो जो एक इकोनॉमिक एडवांटेज उनकी पॉलिसीज में था लेफ्ट की तरफ झुकने का, वो अब मतलब खत्म हो गया। उसको उस धार को बोथरा कर दिया, अगर आप इसको बात समझिए इस तरह से। तो अब जो है, जो एडवांटेज पहले जो वाजपेयी जी के समय में बीजेपी ने गलती की थी फ्री मार्केट की तरफ जाकर, उसमें नरेंद्र मोदी बहुत धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं। तो कांग्रेस जहां उनको घेर सकती थी कि भाई गरीब का कल्याण नहीं हो रहा है, तो वो उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, उसको अनाज मिल रहा है। और रही बात धर्म की, तो वो तो एक बड़ा एडवांटेज है, आप सेकुलरिज्म और धर्म की लड़ाई में धर्म जीत रहा है। तो ये बात जब तक कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगी, तब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने का नारा देने से बात बनेगी नहीं। प्रदीप सर, आज आप पहली बार साप्ताहिक सभा में जुड़े हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आप आगे जरूर जुड़ेंगे, और इसी जो है इस विश्वास के साथ आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ मैं विदा लेता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी जो हमें देख रहे थे उनका खूब सारा शुक्रिया। आगे फिर जुड़ेंगे, ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।